नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि कैरेबियन, प्रशांत और अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में स्थित कई छोटे द्वीप विकासशील राज्य बढ़ते महासागरों के कारण अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। दूसरा कथन है, छोटे छोटे द्वीप अपनी ऊंचाई, समुद्री संसाधनों पर उच्च निर्भरता के कारण इन परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हैं। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित कौन सा जो है वो सही है? तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है और दूसरा ऑप्शन जो है वो इसकी सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जून के शुरुआत में पनामा के गुनायाला प्रांत में गार्डी सुगडब द्वीप से लगभग 300 परिवारों को हटाया गया है, क्योंकि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण उन परिवारों के घरों के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा था। इसलिए उनको विस्थापित किया गया है ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। गार्डी सुगडब गुना समुदाय के लगभग 1300 सदस्यों का घर था, जो पनामा के स्वायत्त क्षेत्रों और कोलंबिया के कुछ गांवों में बसी एक स्वदेशी आबादी है। कैरेबियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर में स्थित कई छोटे द्वीप विकासशील राज्य बढ़ते महासागरों के कारण अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रहे हैं। ये इसलिए कथन जो है वो आपका सही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी की 2022 की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि छोटे छोटे द्वीप अपनी कम ऊंचाई और समुद्री संसाधनों पर उच्च निर्भरता के कारण इन परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित है। यानी कि सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का इन छोटे द्वीप के लोगों पर असर पड़ता है। इसलिए कथन दो जो है वो सही है। तुवालू, मार्शल द्वीप और किरिबाती जैसे सिड बढ़ते समुद्री स्तर के कुछ छोटे सबसे नाटकीय प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। सिड का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड डेवलप स्टेट, ठीक है। ये समुद्री द्वीप अपनी भूमि खोने के साथ अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के लिए भी खतरा का सामना कर रहे हैं। इसलिए कथन एक जो है वो सही है और दो जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, लॉन्गवुड 16 एक रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी में लॉन्गवुड 16 और अरियालूर जिले के कराईवट्टी पक्षी अभयारण्य को राज्य की रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है। अरियालूर आर्द्र भूमि तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है, जिसमें वनस्पतियों और प्रजातियों की लगभग 500 प्रजातियां मौजूद हैं। यह अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ स्थित है और जल पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन और चारागाह आवास के रूप में कार्य करता है। दलदल क्षेत्र में सिंचाई और भूजल पुनर्भरण में भी इसका योगदान है। नीलगिरी में लगभग 700 प्रकार की प्रजातियां और जानवर पाए जाते हैं। साइट पर पाई जाने वाली 177 पक्षी प्रजातियों में से 14 जो है वो केवल पश्चिमी घाट में मूल निवास हैं। इसलिए कथन डी जो है वो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके द्वारा जब ट्वीट किया गया था कि एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू अनाउंस द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 2 न्यू रामसर साइट्स इन तमिलनाडु, जिसका नाम है लॉन्गवुड 16 जो कि नीलगिरी में है एंड कराईवेट्टू बर्ड सेंचुरी जो कि अरियालूर में है, ठीक है। और इसको मिला के जो तमिलनाडु में है वो टोटल रामसर साइट जो है वो 16 हो गए हैं और 16 में से
13 जो रामसर साइट्स है उसको सिर्फ 2022 में स्वीकृति मिली है। यानी कि भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक रामसर साइट्स की स्वीकृति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम होती है। पहला ऑप्शन है कि उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम होती है। दूसरा ऑप्शन है वे औद्योगिक कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक जो है वो आपको सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यानी कि CSMCRI ने भावनगर में ऑटोमोबाइल ईंधन के उत्पादन के लिए टाटा केमिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसमें मुंबई को सूक्ष्म शैवाल की एक प्रजाति से कच्चा तेल निकालने की अपनी तकनीक का लाइसेंस दिया गया है। यानी कि TCL जो है वो मुंबई में है और इनको जो है सूक्ष्म शैवाल की एक प्रजाति से कच्चा तेल निकालने का लाइसेंस दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जो कि जिसका हेड ऑफिस जो है वो भावनगर में है। इसको शॉर्ट नेम में बोला जाता है CSMCRI। ठीक है। तो इन्होंने टाटा केमिकल्स लिमिटेड को जो है लाइसेंस दिया है ताकि वो सूक्ष्म शैवाल की एक खास प्रजाति से कच्चा तेल निकालने के लिए उनके तकनीक पर काम करें और उसको अमल में लाएं। सूक्ष्म शैवाल तेजी से बढ़ने में सक्षम है। उनकी उच्च प्रकाश संश्लेषण दक्षता उनके कोशिकाओं के भीतर बड़ी मात्रा में जैव उत्पादों को जमा करने की क्षमता के साथ मिलकर उन्हें औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त बनाती है। इसलिए कथन 1 और कथन 3 जो है वो सही नहीं है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही है। भारत के सबसे बड़े रासायनिक व्यवसायों में से एक TCL यानी कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जिसने CSMCRI यानी कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के साथ शैवाल की इस प्रजाति की खेती करने और उनसे बायोडीजल निकालने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और ये देश की पहली वाणिज्यिक कंपनी है जिसने इस प्रकार का समझौता किया है। क्लोरेला जीनस जो में एकल कोशिका वाले हरे शैवालों की 13 प्रजातियां हैं और इसी प्रजाति में से एक प्रजाति जो है उस पे रिसर्च करने के लिए टाटा केमिकल्स लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है। CSMCRI ने एक ऐसी प्रजाति की पहचान की है जो मीठे पानी और समुद्री दोनों में बढ़ सकती है, यानी कि वो खारा पानी और समुद्री पानी में भी बढ़ सकती है। इसलिए विकल्प 1 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है रुद्रम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है यह एक ठोस प्रणोदक मिसाइल प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है मिसाइल हवा से सतह पर मार करने के लिए उपयुक्त है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जो है आपको दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर इंडियन एयरफोर्स के विमान सुखोई 13 के प्रयोग से रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है, जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है। रुद्रम 2 जो है वो पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित है, जो कि ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के जो टारगेट है उसको नष्ट करना है। और ये जो है आपको हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसलिए कथन 1 और 2 जो है वो सही है। उड़ान परीक्षण ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। प्रणोदक प्रणाली और नेतृत्व मार्गदर्शन एल्गोरिथम को मान्य किया। इसलिए कथन C जो है वो सही है। अगला प्रश्न है नासा का प्री फायर का मतलब पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट दूर और रक्त प्रयोग में ध्रुवीय विकिरण ऊर्जा मिशन निम्नलिखित का अध्ययन करेगा।
तो ये अध्ययन करेगा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में अंतरिक्ष में ऊष्मा का ह्रास। तो क्या है ये प्री फायर, इसके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में नासा ने 2 जलवायु उपग्रहों को लॉन्च किया है। 2 जलवायु उपग्रहों को में से एक को लॉन्च किया है और दूसरे को लॉन्च किया जाएगा इसके बाद। तो जो कि पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन के अध्ययन का काम करेगा। नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन ने प्री फायर मिशन यानी कि दूर अवरक्त प्रयोग में ध्रुवीय विकिरण ऊर्जा के निर्माण के लिए एक साथ काम किया है, जो कि 2 सूट बॉक्स आकार के क्यूब उपग्रह, जिसको क्यूबसैट भी बोला जाता है, मापेंगे कि आर्कटिक और अंटार्कटिका दुनिया के 2 सबसे ठंडे स्थान अंतरिक्ष में कितनी गर्मी उत्सर्जित करते हैं और यह ग्रह की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये मापेंगे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे स्थान हैं, अंतरिक्ष में कितनी गर्मी उत्सर्जित करते हैं और इससे जलवायु को क्या जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच करेंगे। 3 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन तक की तरंग दैर्ध्य वाले दूर अवरक्त विकिरण आर्कटिक और अंटार्कटिका से उत्सर्जित होने वाली गर्मी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि वर्तमान में ऊर्जा के इस रूप को मापने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए ग्रह के ऊर्जा संतुलन के बारे में ज्ञान का अंतर है और इसी की जांच के लिए इस उपग्रह को जो है वो छोड़ा गया है। ठीक है। प्री फायर मिशन के अवलोकन से हमें पृथ्वी के ताप संतुलन के मूल तत्वों को समझने में मदद मिलेगी। पृथ्वी के ताप संतुलन के मूल तत्वों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हम बेहतर ढंग से भविष्यवाणी कर सकेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी बर्फ, समुद्र और मौसम में क्या परिवर्तन होगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।